हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखने वाले हैं साइंस क्लास 10th के और भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स भी है और बायो भी है। तो हम लोग पहले बायो के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए। श्वसन तथा श्वासोच्छ्वास में अंतर लिखिए। तो हम लोग यहाँ पर 2 लाइन बना लेंगे और इनमें अंतर लिखना शुरू करेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग अंतर लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, इसको रुकिए कैमरे को, ठीक है। यहाँ पर देखिए श्वसन, यहाँ पर है क्या श्वसन, और दूसरा उसके बाद है क्या श्वासोच्छ्वास। और यहाँ पर हम लोग पहला लिखेंगे। श्वसन एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, जिसमें CO2 और ऊर्जा उत्पन्न होती है। और इसमें श्वासोच्छ्वास में फर्स्ट लिखेंगे, यह एक भौतिक प्रक्रिया है जिसमें शरीर ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण करता है और CO2 का बहिक्षेपण करता है। ठीक है। अब इसका सेकंड अंतर हम लोग लिखेंगे। सेकंड है, यह क्रिया कोशिकाओं के अंदर होती है, और इसमें सेकंड, यह क्रिया कोशिकाओं के बाहर होती है। अब थर्ड अंतर लिखेंगे। श्वसन में इस क्रिया में मुख्य श्वसनांग माइक्रोकांडिया होती है। श्वासोच्छ्वास में इसमें मुख्य श्वसनांग फेफड़े होते हैं। अब फोर्थ अंतर देखेंगे। इस क्रिया में एंजाइम की आवश्यकता होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है। श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती और श्वसन में जो है एंजाइम की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, ये वाला। वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, इसके महत्व को चित्र की सहायता से समझाइए। ठीक है। तो ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पूछता है। ये बहुत ही भारी मात्रा में जो है लगातार रिपीट होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन, ठीक है, वाष्पोत्सर्जन पादपों, इस पहले लिखेंगे हेडिंग वाष्पोत्सर्जन, उसके बाद लिखेंगे इसमें पादपों के वायु भागों द्वारा जल के वाष्प बनकर उड़ने की क्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं, जो कि प्रकाश की उपस्थिति में होती है और रंध्रों द्वारा नियंत्रित होती है। आगे देखेंगे, ये जो है इसका पीछे जो था इसका परिभाषा था। अब इसका प्रयोग हम लोग करेंगे इसको दिखाने के लिए, प्रूफ करने के लिए। ठीक। तो लिखेंगे, एक गमले में लगे स्वस्थ पादप को जिसमें पत्तियां अधिक हों अच्छी तरह पानी से सींच लेते हैं। इसकी मिट्टी और गमले को रबड़ अथवा पॉलीथीन की चादर से पूरी तरह ढक देते हैं, या गमले को कांच की प्लेट पर रखकर बेलजार से ढक देते हैं। और यहाँ पर देखिए हमने चित्र बनाया, देख लीजिए। ये है जो जल की बूंदें हैं और ये बेलजार है, ये जो बना हुआ है ये बेलजार है, और ये पादप यानी कि पेड़ है, और इसको गमले में रखा गया है। और यहाँ पर ग्रीस हम लोगों ने लगा दिया ताकि इसमें हवा पास ना करे। ठीक है। शीशे और पेड़ और यहाँ बाहर से हवा इसमें पास ना करे। तो यहाँ पर देखिए जल की बूंदें जो है यहाँ पर पेड़ द्वारा निकाली जाएंगी, तो यहाँ पर जो है शीशे पे जो है जम जाएगा। यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन का प्रदर्शन लिख देंगे नीचे। ठीक। और एक और हम लोग जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। वृक्काणु का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है पेपर में, और इसको जो है चित्र बनाने के लिए आता है वृक्काणु का। तो वृक्काणु का चित्र आपके बुक में होगा, उसमें देख लीजिएगा और बना लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पर आप लोगों को जो है ये बता देते हैं वृक्काणु के कार्य और वृक्क। ठीक है। और आप लोग उसमें बुक में आपके होगा, चित्र जो है बना लीजिएगा। चित्र अभी यहाँ पर बनाएंगे तो लेट हो जाएगा। चित्र फिलहाल अभी हमने बनाया नहीं है, नाराज ना होइएगा। ठीक है। वृक्काणु के कार्य लिखेंगे। इसका प्राथमिक कार्य रुधिर में से यूरिया व नाइट्रोजन वर्ज्य पदार्थों को हटाना होता है। इसके अतिरिक्त इसके अन्य कार्य अमोनिया, विष औषधियों, रंगा पदार्थ H+ या ये K+ है, K+, आयन, जल आदि की मात्रा को रुधिर में कम यहाँ पर देखेंगे, कम करके रुधिर की
स्वास्थ्यता को बनाए रखना है। यह मूत्र का निर्माण व चयनात्मक पुनरावशोषण द्वारा लाभदायक पदार्थों को वापस रुधिर में पहुंचाने का कार्य भी करता है। अब लिखेंगे हम लोग वृक्क। वृक्क का निर्माण असंख्य सूक्ष्म कुंडलित नलिकाओं से होता है। वृक्क नलिका के 2 भाग होता है और उसके बाद और भी हेडिंग होता है। ठीक है, इसमें और भी हेडिंग है। मेलपिगी कोश, ये हमको मिला नहीं बुक में तो हमने नहीं लिखवाया, तो आप लोग बुक से ये लिख लीजिएगा और इसका चित्र बना लीजिएगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और यहाँ से अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और भी क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट। सोडियम को केरोसिन तौल में डुबो कर क्यों रखा जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा विद्यार्थियों का परीक्षण करने के लिए कि सोडियम को क्यों जो है केरोसिन यानी मिट्टी के तेल में डुबो कर रखा जाता है, तो ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है। ठीक है, तो सोडियम सामान्य ताप पर भी नमी तथा ऑक्सीजन के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है, किंतु यह न तो कोई अभिक्रिया करती है और न ही घुलती है, अतः सोडियम को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। ठीक है, केरोसिन को इसीलिए जो है तेल में डुबा कर रखा जाता है केरोसिन को, क्योंकि ये जो है ऑक्सीजन से क्रिया न कर पाए, क्योंकि ये ऑक्सीजन से जो क्रिया करके जलने लगता है। ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ये जलने लगता है। और आगे देखेंगे हम लोग एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैग्नीशियम की तरह रासायनिक अभिक्रियाशीलता दिखाने वाले 2 तत्वों के नाम लिखिए। आपके चयन का क्या आधार है? तो 2 तत्व हम लोग लिख देंगे, कैल्शियम और बेरिलियम, नहीं बेरियम, क्योंकि ये दोनों तत्व मैग्नीशियम समूह के हैं। ठीक, कैल्शियम और बेरियम जो है मैग्नीशियम समूह के तत्व हैं और सेकंड, इन दोनों तत्वों में मैग्नीशियम की तरह 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसे कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में कैल्शियम परमाणु 20 के चारों ओर 12, 19, 21 तथा 38 परमाणु संख्या वाले तत्व स्थित हैं। इसमें से किन्हीं तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म कैल्शियम के समान है? तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे। देखिए, परमाणु संख्या 12 वाले तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म एक समान है, क्योंकि कैल्शियम 20 एवं परमाणु संख्या 12 एवं 38 वाले तत्वों के अंतिम कोश में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हैं, किंतु अन्य परमाणु संख्याओं की स्थिति में ऐसा नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये उतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, ये वाला जो है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखेंगे। वाला क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन नहीं करता? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। देखिए क्या है इसका आंसर। जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर आयनों का निर्माण करता है। उदाहरण के लिए HCl + H2O। Cl जो है माइनस में टूट जाता है और H3O+ में टूट जाता है। ठीक है, इसलिए जो है जल में घुलने पर अम्ल क्या है, जलीय विलयन विद्युत का चालन नहीं करता। अम्ल का जो है जलीय विलयन इसीलिए जो है विद्युत का चालन नहीं करता, क्योंकि जल में घुलने पर अम्ल वियोजित होकर आयनों का निर्माण कर देता है। उदाहरण के लिए ये लिख देंगे उसके नीचे, ये आयन विद्युत के चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, जब लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? कॉपर सल्फेट के अगर विलयन में हम लोग लोहे की कील को डुबाते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? ठीक है, तो देखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर को, आगे देखेंगे, लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। लोहा जो है कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर सल्फेट पूरा है विलयन और उसमें से एक कॉपर को विस्थापित कर देता है लोहा। ठीक, विस्थापित कर देता है और
और आयरन सल्फेट बनाता है। यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, कॉपर को हटा दिया और आयरन यानी लोहा जो है खुद जुड़ गया, तो यह क्या बना देगा, आयरन सल्फेट बनाता है। क्योंकि आयरन कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए उसे विस्थापित कर देता है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को। लोहा क्या होता है, यानी कि आयरन अधिक क्रियाशील होता है। अब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है ये आ चुका है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम के लिए प्रयोग लिखिए, संबंधी नियम लिखिए और प्रयोग भी कीजिए, ऐसा पूछ सकता है। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम लिखिए, ये भी पूछ सकता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत डबल टिक कर लीजिए, ट्रिपल टिक कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। इसको हम लोग देखेंगे क्या है, इसका आंसर देखते हैं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी दो नियम निम्नवत हैं। फैराडे के क्या, विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित दो नियम हैं। तो उसमें से हम प्रथम नियम देखेंगे। देखिए, जब किसी बंद कुंडली में से होकर जाने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं में परिवर्तन होता है तो उस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जो कि उस समय तक रहता है जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तित होता रहता है। यानी जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है वो विद्युत वाहक बल तभी तक वहाँ पर रहता है। अब द्वितीय नियम इनका क्या कहता है ये देखते हैं। फर्स्ट नियम तो हो गया, अब द्वितीय नियम इनका देखते हैं फैराडे का। किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण कुंडली से होकर जाने वाली बल रेखाओं की संख्या के परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि किसी कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ1 व बहुत कम समयांतराल डेल्टा प्लस के बाद उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स का मान φ2 हो, तो φ2 हो, तब यहाँ पर देखिए क्या होगा, तो कुंडली में फ्लक्स के परिवर्तन की दर बराबर φ2 माइनस φ1 बराबर डेल्टा टी। क्या होगा, ये टी है, प्लस मत समझिएगा इसको, हमने प्लस इसको पढ़ दिया पीछे। तो कुंडली में फ्लक्स में परिवर्तन की दर बराबर φ2 माइनस φ1 बटे डेल्टा टी। अतः प्रेरित विद्युत वाहक बल ई क्या होगा, ई जो होगा अनुक्रमानुपाती होगा φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी के, अथवा ई इक्वल टू, यहाँ पर जो है ये प्रोपोर्शन का चिन्ह हटेगा तो यहाँ पर एक नियतांक किया जाएगा और ये हो जाएगा φ2 माइनस φ1 बटे में डेल्टा टी, ये टी है, ये जो है हमारा पूरा सूत्र हो जाएगा इनके सेकंड नियम के द्वारा। अब इनका एक प्रयोग देखते हैं, प्रयोग लिखने के लिए भी आता है, तो क्योंकि ये दीर्घ उत्तरी प्रश्न है इसमें ज़्यादा नंबर मिलता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या प्रयोग में इनके, लिखेंगे पृथक्कृत तारों की एक कुंडली बनाकर, चित्र के अनुसार यहाँ पर नहीं लिखेंगे, हमने इसे काट दिया क्योंकि चित्र जब बनाने के लिए बोलेगा तभी बनाइएगा, ठीक। चित्र अभी बनाने के लिए नहीं बोला है, बहुत कम बोलता है चित्र बनाने के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं, पृथक्कृत तारों की एक कुंडली बनाकर एक परिपथ तैयार करते हैं। पृथक्कृत तारों क्या होता है, कुंडली बनाकर एक परिपथ तैयार कर लेते हैं। जब हम एक क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव यन को कुंडली की ओर लाते हैं तो धारा मापी में एक विक्षेप आता है। धारा मापी में यह विक्षेप कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण होता है। जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो धारा मापी में पुनः विक्षेप आता है, लेकिन यह विक्षेप पहले के विपरीत दिशा में होता है। इसी प्रकार जब हम क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुवयस को कुंडली के पास लाते हैं, आगे देखिए, इसी प्रकार जब हम क्षण चुंबक के दक्षिणी ध्रुवयस को कुंडली के पास लाते हैं या दूर ले जाते हैं तो प्रत्येक दशा में विक्षेप पहले वाले विक्षेप से विपरीत दिशा में होता है, ठीक। ये जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे, बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा नंबर मिलता है। और अब हम लोग देखेंगे उत्सर्जन एवं उत्सर्जित तंत्र, ये पूछ सकता है, उत्सर्जन का परिभाषा दीजिए और उत्सर्जित तंत्र को जो है
बताइए। ठीक, तो हम लोग लिखेंगे इसके आंसर में, देखिए क्या लिखेंगे। पहले लिखेंगे हम लोग उत्सर्जन तंत्र हेडिंग, फिर उसके बाद लिखेंगे शरीर में उपापचयी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो ये उत्सर्जन तंत्र हमने हेडिंग डाला है, आपको भी बोर्ड में इसी प्रकार हेडिंग डालना है, ताकि उनको पता चल सके कि किस चीज़ का जो है यहाँ पर हेडिंग या परिभाषा आप लोग लिख रहे हैं। तो लिखेंगे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के पश्चात बने हानिकारक एवं नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है, और इनको करने वाले अंग को उत्सर्जी अंग कहते हैं, और इनको करने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। ठीक, ये उत्सर्जन तंत्र की जो है परिभाषा हो गई। और उत्सर्जन तंत्र यहाँ पर एक बार और देखेंगे, ये उत्सर्जन का परिभाषा था, उत्सर्जन तंत्र का नहीं, यहाँ पर काट लीजिएगा, उत्सर्जन यहाँ पर लिख दीजिएगा। और उत्सर्जन तंत्र की परिभाषा देखते हैं। उत्सर्जन तंत्र में वृक्क, प्लीहा, त्वचा, आहार नाल आदि हैं, लेकिन वृक्क मुख्य रूप से उत्सर्जी अंग है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे वृक्क, इसकी जो है परिभाषा लिख देंगे। यह उदर गुहा के पृष्ठ एवं कशेरुकी दंड के पश्च में होता है, यानी पश्च मतलब पीछे में होता है। इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 6 सेंटीमीटर और मोटाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। पुरुषों में इसका वजन लगभग 125 से 170 ग्राम तक होता है, और मादा में इसका वजन 115 से 125 ग्राम तक होता है। इसमें बायां वृक्क दाएं वृक्क की अपेक्षा थोड़ा नीचे होता है। प्रत्येक वृक्क सेम के बीच के जैसा होता है। इसकी बाहरी सतह उत्तल एवं अंदर की सतह अवतल होती है। अंदर की सतह अवतल होती है। इसके अवतल सतह को हाइलम कहते हैं। इससे वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है और वृक्क शिरा तथा मूत्रवाहिनी बाहर निकलती हैं। मूत्रवाहिनी लगभग 30 से 35 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह थैलीनुमा मूत्राशय में खुलती है। मूत्राशय उदर गुहा के पश्चिमाभ में श्रेणी मेखला के मध्य स्थित होता है और मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। इसका कार्य क्या है वृक्क का? फर्स्ट लिखेंगे वृक्क शरीर से उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन करते हैं। सेकंड लिखेंगे वृक्क शरीर के अंतः अम्लता क्षारीयता को नियंत्रण करते हैं। और थर्ड लिखेंगे वृक्क शरीर को अंतः वातावरण में जल संतुलन, लवण संतुलन तथा रक्तदाब का नियंत्रण करते हैं। और फोर्थ लिखेंगे वृक्क विषाक्त पदार्थों, अनावश्यक औषधियों आदि बाह्य पदार्थों को शरीर से निष्कासित करता है। अब आगे देखिए, आगे का क्वेश्चन है एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं। ठीक, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो लिखेंगे फर्स्ट। ठीक, फर्स्ट का जो है आंसर है ये। यहाँ पर पहले हेडिंग डाल देंगे एल्केन। लिखेंगे एल्केन जनक पदार्थ है। अन्य सभी कार्बनिक यौगिक एल्केन के ही व्युत्पन्न होते हैं। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध रखने वाले यौगिक एल्केन होते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n+2, CH3 CH2 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 CH3 पेंटेन। यह है उदाहरण एल्केन का। और एल्कीन देखेंगे, इसका परिभाषा होगा कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन C डबल बॉन्ड C के बीच द्विबंध रखने वाले यौगिक एल्कीन कहलाते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक, CnH2n इसका सूत्र होता है H2C डबल बॉन्ड CH2, H2C यानी ये भी CH2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा एथिलीन, ये हो जाएगा प्रोपिलीन, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा प्रोपिलीन। अब हम लोग देखेंगे एल्काइन, कार्बन कार्बन के बीच त्रिबंध ट्रिपल बॉन्ड C बनाने वाले यौगिक एल्काइन कहलाते हैं। CnH2n-2 इसका सूत्र होता है। N का मतलब है यहाँ पर कार्बन की संख्या, मेथ एथ प्रोपब्यूट N का मतलब है। ठीक, अगर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन आपको नहीं समझ में आता है तो इसके लिए वीडियो बन जाएगी, आप लोग उसे देख लीजिएगा। ये जो है पूरा आंसर हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से आप क्या समझते हैं, या इसकी परिभाषा दीजिए, उदाहरण दीजिए, ये सब पूछ सकता है ऐसे करके क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे हम लोग देखेंगे कार्बन की चतुष्फलकीय प्रकृति। सर्वप्रथम
ये चतुष्फल की प्रकृति बहुत बार पूछा गया है, कार्बन क्यों जो है चतुष्फल की प्रकृति बनाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोग रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, जो मन में आए कर लीजिएगा, लेकिन इसको याद करना है। ठीक। सर्वप्रथम हेनरी नामक वैज्ञानिक ने यह बताया कि मीथेन में उपस्थित हाइड्रोजन को किसी संयोजक मूलक से विस्थापित करने पर प्रत्येक दशा में एक ही यौगिक बनता है, अतः कार्बन की चारों संयोजकता समान होती है। इसके बाद वांट हाफ, ठीक, वांट हाफ ने बताया कि कार्बन एक समचतुष्फल के केंद्र में स्थित होता है और हाइड्रोजन इसके चारों सिरे पर होते हैं और किन्हीं दो संयोजकताओं के बीच 109 डिग्री 28 मिनट, इसको जो कॉमा है इसको 28 इसको मिनट पढ़ते हैं, ठीक है, 109 डिग्री 28 मिनट का कोण बनता है। अतः कार्बन की सभी संयोजकता एक तत्व में नहीं होती हैं, इसे कार्बन की समचतुष्फल की प्रकृति कहते हैं। ये आप क्वेश्चन में लिख देंगे ये आंसर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन से जो रिलेटेड क्वेश्चन है वो सभी इम्पोर्टेंट है, सबको आपको रटना या याद करना पड़ेगा। ठीक है, केमिस्ट्री में ज़्यादातर यही क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो कि इम्पोर्टेंट तो है ही, उसके साथ आपको याद भी करना होगा अच्छे से। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखिए, एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनॉइक अम्ल बनाने की विधि बताइए। एथिल अल्कोहल के ऑक्सीकरण से एथेनॉइक अम्ल बनाने की विधि लिखिए। तो लिखेंगे एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, हेडिंग लिखेंगे। ठीक, और लिखेंगे एथिल अल्कोहल का पोटेशियम डाइक्रोमेट से तथा सल्फ्यूरिक अम्ल से ऑक्सीकरण करके एसिटिक अम्ल प्राप्त होता है। इसका सूत्र जो है यहाँ पर देखिए, C2H5OH, इसको क्या कराएंगे पोटेशियम क्रोमेट, K2Cr2O7 प्लस H2O ऑक्सीजन की उपस्थिति में कराएंगे तो ये बना लेगा CH3COOH प्लस CH3CHO। ठीक है, और इसके नीचे इनका नाम लिख देंगे आप लोग। अब देखिए इसकी रासायनिक अभिक्रिया, कुछ रासायनिक इसकी नहीं रहे, दूसरी जो है दूसरे कुछ पदार्थों की है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, वो जो है पेपर में पूछता है कि सोडियम एसीटेट हाइड्रोजन बनता है क्या, सोडियम कार्बोनेट एस्टरीकरण की अभिक्रिया लिखिए, ऐसा अभिक्रिया जो है पूछ सकता है। तो ये जो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं हैं हमने लिखे हैं, तो यहाँ पर देखिए पूछ सकता है सोडियम की रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, तो आप ये अभिक्रिया लिखेंगे यह सोडियम से क्रिया करके सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोजन बनाता है। CH3COOH जो है किससे, सोडियम से, ये जो CH3COOH मिला है हम लोगों को, ये जो है सोडियम से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, सोडियम एसीटेट तथा हाइड्रोजन बनाता है, CH3COONA प्लस H2। अब आगे हम लोग देखेंगे सोडियम कार्बोनेट को जो है इससे अभिक्रिया कराएंगे CH3COOH से, तो क्या बनाएगा ये Na2CO3, यानी कि ये क्या है सोडियम कार्बोनेट, तो इसको अभिक्रिया कराने पर बनता है CH3COONA और प्लस में बनता है CO2 प्लस में H2O। और जब इसका CH3COOH का एस्टरीकरण करेंगे, CH3COOH का एस्टरीकरण करेंगे तब क्या बनेगा, देखिए जब सांद्र H2SO4 के साथ एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया कराते हैं तो एस्टर और जल बनता है, इस अभिक्रिया को एस्टरीकरण कहते हैं। देखिए क्या है CH3COOH प्लस C2H5OH, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो बनेगा क्या, एस्टर का क्या होगा सूत्र CH3COOC2H2 और प्लस में H2 बनेगा, और ये जो होगा ये हमारा एस्टर प्राप्त हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग सोडा लाइम अभिक्रिया देखेंगे, पेपर में पूछेगा सोडा लाइम अभिक्रिया लिखिए, तो क्या लिखेंगे CH3COOH, इसको जो है NaOH प्लस CaO तीर के ऊपर लिख देंगे, यानी कि CH3COOH को इस अभिक्रिया जो है विलयन में डालेंगे, वो भी हीट की उपस्थिति में, ये डेल्टा बना हुआ है इसका मतलब होता है हीट। ठीक है, ऐसे बना लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे CH3COONA, यानी कि ये CH3COOH NaOH प्लस CaO से अभिक्रिया करके हीट की उपस्थिति में बनाएगा CH3COONA, और फिर
फिर CH3COO NaOH प्लस CO से अभिक्रिया कराएंगे तो ये बना लेगा CH4Na2CO3। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट अभिक्रिया आता है निर्जलीकरण अभिक्रिया। कहेगा कि निर्जलीकरण अभिक्रिया क्या है, इसके बारे में बताइए। तो आप क्या लिखेंगे फास्फोरस पेंटॉक्साइड से क्रिया कराने पर एसिटिक अम्ल के एक जल अणु बाहर निकलता है तथा एनहाइड्राइड बनता है। इस प्रकार की अभिक्रिया निर्जलीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH3COOH को P2O5 ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो बना लेगा CH3CO2 का होल ट्वाइस और O प्लस में H2O, ये बना लेगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे 4th नंबर एथिल एल्कोहल बनाने की विधि। पेपर में आपसे पूछ सकता है एथिल एल्कोहल बनाने की विधि लिखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप उसमें क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है C2H5NH2। इसको HNO2 से जो है अभिक्रिया कराएंगे तो ये बन जाएगा C2H5OH और प्लस में N2 प्लस H2O। ये N2 इधर आ जाएगा और H2O अलग अलग जो है टूट जाएगा और C2H5OH और प्लस में N2 प्लस H2O हो जाएगा। फिर उसके बाद अभिक्रिया C2H5HSO4 प्लस C2H5OH, यानी यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ है इसको C2H5HSO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या मिलेगा C2H5 सिंगल बॉन्ड O, फिर सिंगल बॉन्ड C2H5 4H2SO4, यहाँ पर H2SO4 है, ठीक है। C2H5 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 4H2SO4 हम लोगों का जो है बन जाएगा। अब आगे की अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद C2H5OH प्लस 4 आयोडीन I2 यानी आयोडाइड प्लस 6 NaOH, तो ये अभिक्रिया करके बना देगा CHI3 प्लस 5 NaI प्लस HCOONA प्लस 5 H2O, ठीक है। अभिक्रिया करके क्या बना देगा HCOONA प्लस 5 H2O। इसके बाद देखेंगे C2H5 प्लस I2 प्लस NaOH, फिर यह अभिक्रिया करा बना देगा CHI3, यहाँ पर ये 3 है, CHI3 प्लस NaI और प्लस में HCOONA प्लस में H2O, ये बना देगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते नहीं, अब हम अगली वीडियो में जो है इसके बाद वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद। सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल से आप जुड़े रहेंगे।